हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट ऑल द चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक +4q और दूसरा चार्ज है यहाँ पर +q। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन दिया हुआ है d, और दोनों को एयर के अंदर रखा गया है, दो चार्जेस को, दोनों का सेपरेशन d है। तो हमें क्या फाइंड करना है, वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सो दैट ऑल चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तीसरे चार्ज को मान लेते कुछ भी, उस तीसरे चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि जो सारे चार्जेस हैं, ऑल द चार्जेस शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ताकि सारे चार्ज किस में रहें, इक्विलिब्रियम में रहें। ओके तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ऑन ईच पार्टिकल, क्योंकि उसने कहा है कि अब सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में +9e और +e करके जो चार्ज देखा था उसमें केवल चार्ज q को इक्विलिब्रियम में रखना था। यहाँ पर कहा गया है कि सारे चार्जेस किस में रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा चार्ज Q कहाँ पर रखें, साथ ही उस चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, साइन फाइंड करना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसका पोजीशन फाइंड करना है कि कहाँ पर रखना है। ठीक है, तीसरे चार्ज को सपोज कर लेते, जो थर्ड चार्ज है उसको सपोज कर लेते हैं Q चार्ज है हमारा। देखिए कहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं इस Q का चार्ज जो है, जो भी चार्ज है, ठीक है, अगर बाई चांस इस चार्ज को अपन यहाँ पर रखें तो बताओ क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होगा नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 का मतलब यही होगा कि वो मूव नहीं करेगा, यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा, अभी मान सकते हैं हम। ओके तो ये +q चार्ज इस q को, अगर q पॉजिटिव होता तो q को रिपेल कर देता, और 4q भी इसको क्या करता, रिपेल करता, तो यहाँ से दूर खसक जाएगा। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो +q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये +4q भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज उसकी तरफ चल जाता। इसका मतलब अगर इस चार्ज को यहाँ पर रखा जाए तो ये स्टेशनरी तो नहीं रहेगा, इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के ऊपर जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लग जाए, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो वो क्या होगा, नेट फोर्स 0। ध्यान से देखो, अगर इसके ऊपर रखोगे तो दोनों फोर्स उधर लगेंगे, अगर ये पार्टिकल नेगेटिव है तो दोनों उसको अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे, नेट फोर्स का डायरेक्शन तो उधर होगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर इस चार्ज Q को यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है इन दोनों के बिटवीन कहाँ पर रखना पड़ेगा इस चार्ज को, ताकि ये क्या रहे, नेट फोर्स 0 रहे। मान लेते हैं इस चार्ज को कहीं बीच में रखे, दोनों के बीच में, इस Q चार्ज को दोनों के बीच में रखा जाए। ठीक है, ये पूरा सेपरेशन कितना है, D है। मान लेते हैं +4q से हमने इस चार्ज को x डिस्टेंस पर रखा, x दूरी पर रखा, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट्स, पूरा d था, d में से x गया तो कितना बचा, d - x, इतनी दूरी बचेगी। ठीक है, अच्छा ये चार्ज का साइन क्या होगा, साइन हम ओरली बता सकते हैं कि साइन क्या होना चाहिए ताकि सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें। अगर मान लेते हैं, पहले मानते हैं कि चार्ज, मान लेते हैं ये जो चार्ज रहने वाला है ये अगर पॉजिटिव होता तो ये +4q इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, ये +q इसको रिपेल करता है इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर तो हो सकता है नेट फोर्स 0 हो जाता। मगर क्या इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता, ये +q उसको उधर डायरेक्शन में रिपेल करता, ये +q उसको उस डायरेक्शन में रिपेल करता, तो ये इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, ये तो चल देगा, ये उधर चला जाएगा, और इसी तरह से ये +q भी इधर चला जाएगा। इसका मतलब ये है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों के ऊपर ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, तो ये प्लस तो नहीं हो सकता। अब प्लस नहीं होगा तो कौन सा होगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब इसका साइन तो मालूम पड़ गया। हमें 3 आंसर चाहिए थे, एक तो पता करना है कि कितनी दूरी पर रखें, पोजीशन फाइंड करना है, दूसरा मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस चार्ज कितना चार्ज है, कितना बड़ा चार्ज है, और तीसरा क्या फाइंड करना है, साइन। तो साइन कैसा पता चल गया कि चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब नेगेटिव चार्ज पता चल गया, अब हम इसकी फोर्स इक्वेशन इसके ऊपर लिखते हैं। तो देखें यहाँ पर इस -q ये भी किस में रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 करते हैं। सो पहला काम करते हैं हम यहाँ पर इस -q के ऊपर नेट फोर्स 0 करते हैं। ध्यान से देखिए, ये +4q इस -q की तरफ फोर्स लगा रहा है,
अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, क्योंकि ये इसका साइन तो पता चल गया नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये प्लस क्यू इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा। उसी तरह से ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। ये दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो दोनों फोर्स को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो एक बार इसके कारण फोर्स निकाले कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हुए, एक बार इसके कारण फोर्स निकाले कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हुए, दोनों फोर्स को बराबर कर दें तो हमारे पास एक कंडीशन मिल जाएगी। तो वही करते हैं हम। देखिए यहाँ पर +4Q इस -Q के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, F इज इक्वल टू K, Q1 कितना है 4Q, Q2 कितना है -Q, केवल मैग्नीट्यूड लेना है Q अपॉन R², दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है x²। तो ये तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स निकाला इस डायरेक्शन में। अब उस सिमिलरली इस +Q के कारण -Q के ऊपर फोर्स निकालते हैं जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएं, कितना होगा K Q1 Q2 बाय R²। K कांस्टेंट एज इट इज, Q1 चार्ज कितना ले लें -Q, केवल मैग्नीट्यूड लेना है Q। Q2 इसका चार्ज कितना होगा Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, सेपरेशन कितना है D - x, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। ये कंडीशन मिल गया हमें। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, K स्मॉल q से स्मॉल q और कैपिटल Q से कैपिटल Q। तो देखिए कितना बचेगा यहाँ पर ऊपर चल रहा है 4/x² इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय D - x का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या करिए आप 4 को लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, इसी तरह से इसको लिख सकते हैं 1 और डिवाइडेड बाय D - x का होल स्क्वायर। स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर 2/x इज इक्वल टू 1/D - x। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई उधर, तो 2D - 2x इज इक्वल टू x इधर आ जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू 3x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू आ जाएगी 2D/3। तो पोजीशन पता चल गई हमें, पोजीशन फाइंड करना था कि कहाँ पर रखें इस चार्ज को, तो 2D/3 पर रखें। मतलब ये जो D डिस्टेंस है इसका 2D/3, मतलब कहीं आधे से ज़्यादा दूरी पर रखना पड़ेगा, यहाँ कहीं पर रखना पड़ेगा इस चार्ज को। ये जो x होगा, x कितना होगा 2D/3। एक आंसर आ गया हमें, तो ये हमें आंसर मालूम पड़ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि चार्ज कितना बड़ा होगा, इस चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है। साइन तो पता चल गया कि नेगेटिव चार्ज होगा, अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ध्यान से देखें मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करें, उसमें क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं आप। ध्यान से यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप एक बार और इस तरह का नेट फोर्स 0 वाली कंडीशन लगा सकते हैं, दो फोर्स को बराबर रख सकते हैं ताकि आप इस स्मॉल q की वैल्यू निकाल पाएँ। तो देखिए क्या करेंगे, सारे चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 लगाया जा सकता है। हमने अभी बीच वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 लगाया। अब एक काम करते हैं, इस +4Q के ऊपर नेट फोर्स 0 लगाते हैं। देखिए ध्यान से, ये इधर जो +4Q रखा हुआ है और बीच में कौन सा चार्ज है -Q, और इधर कौन सा चार्ज है +Q। बताइए, इस +4Q के ऊपर भी तो नेट फोर्स 0 होगा। ये -Q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बट ये +Q, ये दोनों प्लस होने के कारण ये +Q इसको रिपेल करेगा, मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स भी तो बराबर होंगे, और इक्विलिब्रियम में रहना तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे इस चार्ज के ऊपर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अप्लाई करें, ये फोर्स निकाले, दोनों को बराबर कर देते जिससे यहाँ पर करा। तो देखिए सेकंड कंडीशन में इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ लगाएं, कितना होगा K Q1 विच इज़ 4Q, Q2 Q डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, देखिए सेपरेशन कितना है x²। सिमिलरली अब कौन सा ये वाला फोर्स निकालें, इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करें, K 4Q Q डिवाइडेड बाय दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है D का स्क्वायर। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होगा, D से D कैंसिल आउट, एक Q से एक Q कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बच रहा है Q/x² विच इज़ इक्वल टू वॉट Q/D²। Q की वैल्यू निकाल लें, Q इज़ इक्वल टू x²,
इंटू क्यू बाय डी स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू हमें पता है 2d/3, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2d/3 का होल स्क्वायर इंटू क्यू बाय डी स्क्वायर। देखिए कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू क्यू बाय डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर 4/9 क्यू, 4/9 क्यू। तो हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया कि चार्ज होना चाहिए, जो क्यू चार्ज है इस क्यू चार्ज का 4/9 टाइम्स होना चाहिए अभी चार्ज। ओके, इतना चार्ज हमें रखना पड़ेगा। और ये चार्ज देखिए इसका साइन क्या है, साइन तो हमें पता चल गया पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ऑफकोर्स नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देते हैं, माइनस भी लगा देते हैं। अब पूरा कंप्लीट है, 4/9 क्यू ये इसका मैग्नीट्यूड है। चार्ज कितना बड़ा होना चाहिए, माइनस नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पर रखा होना चाहिए, 2d/3 डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए। 2d/3 किससे, इस 4q से 2d/3 डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सोल्व करा। ध्यान रखें ये इक्विलिब्रियम वाला प्रॉब्लम है। जब आपको एक चार्जेस के ऊपर इक्विलिब्रियम दे तो केवल एक चार्ज के ऊपर फोर्स बैलेंस कीजिएगा। अगर बोले कि सारे चार्ज क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो आप किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसे ये कंडीशन हमने इस 4q के ऊपर अप्लाई करा, आप सिमिलरली इस +q के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। +q के ऊपर भी तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, उससे भी आपको सेम आंसर मिलेगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है स्टूडेंट्स, 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन से, दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। सो पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ध्यान से देखें, कोई एटम होता है, उस एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। तो यही कहा रखा है कि दोनों जो पॉजिटिव आयन है इनमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है दो, इनके बीच का सेपरेशन दे रखा है कितना, 5 एंगस्ट्रॉम। 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, याद रखिए। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, दोनों के ऊपर चार्ज सपोज कर लेते हैं, इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी कितना है क्यू। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इक्वल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दोनों के ऊपर इक्वल चार्जेस हैं, तो दोनों के ऊपर क्यू क्यू चार्ज मान लिया गया है। और दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, कितने इलेक्ट्रॉन की दोनों में कमी है। दोनों के ऊपर चार्ज गिवन नहीं है, बट हमें पता है क्यू की वैल्यू कितनी होती है, एनी। वी नो दैट फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से जानते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ई एलिमेंट्री चार्ज होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मिसिंग हैं वो होंगे यहाँ पर। तो एन की वैल्यू फाइंड करना है, तो करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4πε0 Q1, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर भी चार्ज कितना Q, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सेपरेशन कितना है, 5 × 10⁻⁻10 का स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर सारी। फोर्स की वैल्यू है 3.7 × 10⁻⁹, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁹, Q इंटू क्यू स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है, एनी, तो एनी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा n² ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 × 10 की, मतलब इसको लिखेंगे 25, पावर में पावर का मल्टीप्लाई 10⁻⁻20, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻10, पावर में पावर का मल्टीप्लाई 10⁻⁻20। यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें यही पूछा गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो n की वैल्यू फाइंड करना है। ई की वैल्यू भी यहाँ पर रख देंगे। ई की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, ई का स्क्वायर है यहाँ पर, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर। अब एन की वैल्यू निकालना है, एन को छोड़कर बाकी सारी क्वांटिटीज़ को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे। तो देखें यहाँ पर 3.7 × 10⁻⁹, ये क्वांटिटी डिवाइड में थी, मल्टीप्लाई में जाएगी। 25 × 10⁻⁻20, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी। 9 × 10⁻9 इंटू इस क्वांटिटी को भी डिवाइड में ले जाएंगे। अच्छा, इनका स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं। 1.6 का स्क्वायर कितना होगा, 2.56, 10⁻⁻19 का स्क्वायर
तो -19 का स्क्वायर कितना होगा 10 की पावर -38, पावर में पावर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा n स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करना है n स्क्वायर, ठीक है। हम इसे पलट देते हैं, n स्क्वायर को उस साइड लिख लेते हैं n स्क्वायर। देखिए सोल्व करते हैं इसको यहाँ पर। जब भी आपको इस तरह टाइप का देखे तो आप सबसे पहले 10 की पावर को सोल्व कर लें अच्छे से, ठीक है। 3.7 नंबर को रहने देते हैं, 3.7 इंटू 25 डिवाइडेड बाय इज वॉट 9 इंटू 2.56। 10 की पावर देखें स्टूडेंट्स, 10 की पावर किस तरह सोल्व होगी, कितना है -9 -20, तो माइनस हो गया 29। बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है एडिशन, -9 और -20 विच इज़ -29। ये पावर जब ऊपर जाएगी 10 की पावर 9 तो 10 की पावर कितना बनेगा -9, ओके। इसी तरह से 10 की पावर -38 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या बनेगा +38। पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, +9 है ऊपर जाएगा तो -9, -38 हो तो ऊपर जाएगा +38। देखें कितना होगा -29 और -9 दोनों ऐड होंगे, कितना होगा -29 और -9 विच इज़ -38। 10 की पावर -38 + 38 कितना हो जाएगा 0, 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गई 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पॉइंट हटा लें, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लग जाएंगे ऊपर। इसी तरह से यहाँ से पॉइंट हटा लें, 1 0 लग जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा 37 इंटू 25, इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 925, 925, ठीक है। और 0 लग जाएगा तो हो जाएगा 9250 डिवाइडेड बाय 9 का मल्टीप्लाई करें 256 में, ये अराउंड आएगा 2304। देखिए ध्यान से इसका डिवाइड लगाएं। अगर आप डिवाइड लगाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम जो आंसर लेंगे, देखें ये 2300 है, ये 9250 है, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स इसका डिवाइड जाएगा। हमें केवल वैल्यूज लेना है, n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 4, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स इसका क्या चल जाएगा डिवाइड चला जाएगा यहाँ पर। तो उधर कितना चल रहा था n स्क्वायर इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, उधर से स्क्वायर हटाएंगे, इसका 4 को लिख सकते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब बताइए दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आइए स्टूडेंट्स अब हम एक दूसरी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ का हेल्प करते हुए, कूलम्ब्स लॉ के साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की भी हेल्प लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी कितने होते हैं इक्वल होते हैं, और हर एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टाइज हैं, इन तीनों वर्टाइज के ऊपर चार्ज रखा गया है। पॉइंट बी के ऊपर +1 माइक्रोकूलम रखा है, पॉइंट सी के ऊपर -1 माइक्रोकूलम और पॉइंट ए के ऊपर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यहाँ पर रखा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज है इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड करना है, ओके। फाइंड द फोर्स ऑन +2 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट ए, ओके। तो इस +2 माइक्रोकूलम के ऊपर हम जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो ये फोर्स इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण लिखा जाएगा और दोनों का फिर क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल और तीनों साइड से इक्वल होगी। ये पॉइंट बी के ऊपर +1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है यहाँ पर, पॉइंट सी के ऊपर -1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है और पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। चलिए फोर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स को मान लेते हैं F1। ये -1 माइक्रोकूलम चार्ज इस +2 माइक्रोकूलम के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स को नाम दे देते हैं F2। ध्यान से देखिए, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन ये है, और -1 माइक्रोकूलम चार्ज इस +2 माइक्रोकूलम चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसी डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचने का ट्राई करेगा। तो 2 फोर्स लग रहे हैं, पहले तो दोनों फोर्स को लिखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों फोर्स का वेक्टर सम फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले F1 निकालते हैं हम स्टूडेंट्स यहाँ पर। बोलिए F1 कितना होगा 1/4πε0, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹ Q1 ये चार्ज कितना है। अच्छा ध्यान रखिए जब भी माइक्रो वर्ड आ जाए तो माइक्रो हटाकर कितना रख दें 10⁻⁻6 रख दें। तो 1 माइक्रो कूलम मतलब कितना चार्ज है ये 1 × 10⁻⁻6 कूलम। 1 का कोई मतलब नहीं होगा। उसी तरह से ये भी चार्ज दे रखा है -10⁻⁻6 कूलम। ये चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻6 कूलम, ये पॉजिटिव। ओके तो F1 निकाल रहे हैं इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स। तो K Q1 Q2, Q1 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R²। R मीन्स दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी तीनों साइड कितनी होती है 10 सेंटीमीटर की होती है। तो सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखें सेंटीमीटर में यूज़ नहीं करेंगे 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का डिवाइड लगाएंगे इसमें तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 से 10 तो 0.1 मीटर आएगा। तो यहाँ पर R² R कितना 0.1 का स्क्वायर रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा F1 फोर्स आ जाएगा यहाँ पर। बताइए कितना फोर्स आएगा F1। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर F1। नाइन 2 × 18, 10 की पावर सोल्व कर लें यहाँ पर। 10 की पावर 9 - 6 और -6 -12 -12 9 में से -12 गया तो कितना बचा -3। तो 10 की पावर कितना बच गया -3 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01, क्यों लिख सकते हैं अपन 10 की पावर -2। ओके 0.1 का स्क्वायर कितना होगा 0.01 और 0.01 को आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -2। तो हमने इस तरह से लिख दिया 10 की पावर -2। बोलिए कितना हो गया 18 एज इट इज़। 10 की पावर -3, 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +2। बेस सेम होगा तो पावर का क्या होगा एडिशन होगा, तो पावर जुड़ जाएगी। तो -3 + 2 विच इज़ -1 मीन्स इसको लिख सकते हैं 18 × 10 1/10। एक नंबर छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट, तो आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है 1.8 न्यूटन। इसका मतलब ये जो चार्ज है B पॉइंट पर वो C पॉइंट पर चार्ज जो है उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 1.8 न्यूटन। अब हम निकालते हैं F2 की वैल्यू। ओके तो F2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो देखेंगे कि ये भी वैल्यू इतनी ही आती है, क्योंकि F2 में भी क्या करना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। 1/4πε0 की वैल्यू तो वही रहेगी। Q1 चार्ज -1 माइक्रो कूलम। यहाँ पर नेगेटिव तो लेते नहीं है, केवल यहाँ पर क्या लिया जाता है मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मतलब 10 की पावर -6। Q1 Q2 ये कितना होगा चार्ज 2 × 10 की पावर -6 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। इनके बीच का सेपरेशन भी कितना 10 को लिखोगे 0.1 का स्क्वायर। तो F2 भी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.8 न्यूटन। हमारे पास दोनों फोर्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर दोनों फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि हम तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है ना। यहाँ पर इस पॉइंट सी के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं बीच में होगा, इन दोनों के बीच में। तो देखें इसके लिए हम कुछ बेसिक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बेसिक्स वेक्टर का मैं ये रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसका आंसर आ चुका था हमारे पास 1.8 न्यूटन। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मगर दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है। एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है। ये 1.8 से ऊपर धकेल रहा है, ये 1.8 से अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अलग अलग है। सॉरी ओके थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। तो वेक्टर्स के बारे में हमने जो पैरेललोग्राम लॉ देखा था वेक्टर एडिशन के लिए, जैसे यहाँ पर देखिए दो वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है यहाँ पर बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर का आपको क्या फाइंड करना है रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट करने के लिए क्या करते थे आप पैरेललोग्राम कंप्लीट करते थे। इसके पैरेलल ऊपर वाली लाइंस ड्रॉ करते थे, इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करते थे। तो इन दोनों का जो पैरेललोग्राम बनता था, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता था वो डायगोनली क्या देता था हमें रिजल्टेंट देता था।
रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये आर वेक्टर निकलता था। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, कितना है एंगल थीटा, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इस तरह से लिखा जाता था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होता था उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता था। ओके, और अगर आर की डायरेक्शन भी फाइंड करना है, डायरेक्शन का मतलब है कितना झुका हुआ है या फिर इसका एंगल फाइंड करना है, तो आर वेक्टर मान लेते हैं, अगर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। क्या माना है यहाँ पर, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है दोनों वेक्टर्स का, ये रिजल्टेंट वेक्टर अगर ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, तो इस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर एक रिलेशन और आता था जिसे कहा जाता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस रिलेशन को याद रखिए स्टूडेंट, ये दोनों क्वेश्चन, दोनों रिलेशन याद रखिए, क्योंकि दोनों रिलेशन आपको वेक्टर के फॉर्मूले, वेक्टर के क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आएंगे। इसकी हेल्प से आप रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, कितना फोर्स लग रहा है ये, और इसकी हेल्प से आप डायरेक्शन फाइंड करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इन दोनों को नोट कर लीजिए। अल्फा याद रखिए, अल्फा किससे एंगल बनाया है, अल्फा किससे एंगल बनाया, ए से बनाया, बी से बनाया, ए से बनाया हुआ एंगल है, तो ये ए से एंगल बनाया, किसने बनाया, रिजल्टेंट ने बनाया। तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन याद रखिए, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ए बराबर बी हो, तो देखिए यहाँ पर अगर ए बराबर बी हो तो रिजल्टेंट कितना होता है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा स्टूडेंट्स 2a कॉस थीटा बाय 2, ये रिजल्टेंट, ये फॉर्मूला भी याद रखिए आप। ये फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ध्यान से देखें यहाँ पर भी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, क्या दोनों फोर्स बराबर मैग्नीट्यूड के, हाँ, मगर क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, नहीं, एक का डायरेक्शन ऊपर है और एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसको ना यूज़ करते हुए आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये कब लगेगा, इफ़ ए बराबर बी, दोनों फोर्स, दोनों जो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2a, वैसा भी एक फोर्स लिख लें, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल बाय 2, इसका हम यूज़ करेंगे। तो आइए इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स, ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो दोनों का जो डायगोनल बनेगा वो डायगोनली क्या देगा आपको, रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या है आपका एफ नेट, नेट फोर्स। ओके, नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें या ये वाला यूज़ करें, ये वाला यूज़ करें, शॉर्ट है क्योंकि ए बराबर बी होता है। तो यहाँ पर देखो दोनों फोर्स बराबर है, तो नेट फोर्स आर की जगह हमने लिखा नेट फोर्स 2a, ए मतलब कोई सा भी फोर्स लिख ले, या F1 लिख लें या फिर F2 लिख लें क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 2F1 cos थीटा बाय 2, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ए और बी के बीच में एंगल थीटा था। तो ध्यान से यहाँ पर भी देखें, ये F1 ये F2 दोनों के बीच में पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल निकाल सकते हैं आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अगर कोई ट्राइंगल है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी 60 डिग्री का होगा एंगल, ये भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल अंदर के दोनों एंगल का सम होता है। तो 60 और 60 कितना होगा 120 डिग्री। तो ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा ये इन दोनों का सम होता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 60 + 60 विच इज़ 120 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है वो कितना होगा 120 डिग्री। तो देखें cos थीटा बाय 2, थीटा इज व्हाट, यहाँ पर थीटा कितना है 120 डिग्री, तो लिखेंगे 120 बाय 2। सोल्व कर लें 2 F1 की वैल्यू कितनी है 1.8, cos 120 का आधा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स तो निकल गया जो क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ
पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज है, पॉइंट ए के ऊपर जो चार्ज है +2 माइक्रो कूलम, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम बोलेंगे 1.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मगर ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका अधूरा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। डायरेक्शन बताने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लें, मैग्नीट्यूड के लिए ये यूज़ कर लो, अगर दोनों फोर्स बराबर हैं तो ये यूज़ कर लें, और डायरेक्शन के लिए ये वाला यूज़ कर लें। तो फॉर्मूला याद रखिए, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा किससे एंगल बनाया जाता है, अल्फा ए से, जिसको आप ए मानोगे उससे एंगल लेंगे अल्फा। तो ये F1 ये F2, इसको मान लेते हैं हम A, और ये हमारा हो जाएगा B। तो लिखें फॉर्मूला, tan अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर। देखिए tan अल्फा, अल्फा इज व्हाट, इस रिजल्टेंट ने इससे कितना एंगल बनाया, ये इसको बोल देते हैं अल्फा, है ना। ए मतलब F2 हो जाएगा आपका, F2 से कितना एंगल बनाया इसे रिजल्टेंट ने, अल्फा। तो अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा। बी क्या माना आपने, बी माना F1, सब सेम है। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.8 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कोस थीटा। ए भी कितना है 1.8, बी भी कितना है 1.8, दोनों फोर्स बराबर, F1 F2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अगेन कितना है 120 डिग्री। 1.8 काट दें, यहाँ से कॉमन निकाल के 1.8 से काट दें, तो ऊपर बचेगा साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। ओके, अब आपको एंगल कन्वर्जन आना चाहिए। साइन 120 डिग्री तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन 60 डिग्री। तो आप साइन 120 डिग्री को, साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो याद रखें साइन 120 की जगह लिखेंगे √3/2। ओके, एज इट इज़ देखें यहाँ पर cos 120 के लिए, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, इसको लिखेंगे cos अगेन 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 माइनस करेंगे वापस 120 आ जाएगा। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, थीटा इज वॉट 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो माइनस 1/2। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर, तो देखें कितना बनेगा। इधर तो चल रहा है आपका tan अल्फा साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी है √3/2, ऊपर आ गया √3/2 अपॉन में 1 माइनस cos 120 डिग्री माइनस 1/2 विच इज़ माइनस 1/2। ओके, सोल्व करें इसे, कितना आएगा, न्यूमरेटर तो चलेगा √3/2, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचेगा √3। tan अल्फा में, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है ये एफ नेट, इससे ये अल्फा एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री। तो अब आप बोल सकते हैं आपके पास कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इस नेट फोर्स का। बताइए नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो 1.8 न्यूटन का ही लग रहा है। इस नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स की डायरेक्शन, ये जो आपका F2 लग रहा है ना, इस F2 से 60 डिग्री के एंगल ऊपर है, इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका नेट फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर गिवन है। कहा गया है कि स्क्वायर के जो 4 कोने हैं, चारों कोनों के ऊपर चार्ज रखे गए हैं। कितना चार्ज रखा है, यहाँ पर रखा है +1 कूलम, यहाँ पर भी +1 कूलम, यहाँ पर भी +1 कूलम, और यहाँ पर भी कितना रखा है +1 कूलम चार्ज रखा है। और जो स्क्वायर की साइड है उस साइड को मान लेते हैं 1 मीटर। स्क्वायर के अंदर चारों साइड बराबर होती है, इसलिए हर साइड कितने कितने मीटर की होगी 1 मीटर। तो आपको कहा है कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर के सेंटर पर फोर्स फाइंड करो। इसका जो सेंटर होगा यहाँ पर, इस सेंटर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने चार्ज रखा है, यहाँ पर भी इन्होंने +1 कूलम का चार्ज रखा है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ड्यू टू ऑल दिस 4 चार्जेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर के सेंटर पर आपको जो +1 कूलम चार्ज रखा है उसके ऊपर क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है।
तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखें इसका आंसर कितना होगा, देखें यहाँ पर इसका आंसर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका आंसर होगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर कितना होगा 0। अब कैसे 0 होगा, ध्यान से यहाँ पर देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को सिमेट्री से भी हम कर सकते हैं। सिमेट्री से देखिए क्या है, ये सेंटर है स्क्वायर का, ओके। स्क्वायर के डायगोनल्स भी दोनों बराबर होते हैं, याद रखिए आप। तो ये इसका कहाँ सेंटर है, चारों के ऊपर +1 कूलम +1 कूलम +1 कूलम रखा हुआ है फोर्स, चारों के ऊपर सिमेट्रिकल चार्जेस रखा हुआ है, एक जैसा चार्जेस रखा हुआ है, और सेंटर पे जो चार्ज है हमारा वो भी +1 कूलम का है। तो देखो ये +1 कूलम इस +1 को किधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, तो ये इस वाले ने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो सिमिलरली ये प्लस वाला कूलम भी इस +1 को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्स बराबर हैं, क्यों कि Q1 Q2 जितना सेपरेशन ये है उतना ही सेपरेशन ये भी होगा, ये दोनों दूरियां बराबर होती हैं। तो जितना फोर्स ये लग रहा है उतना ही फोर्स ये भी लग रहा है, तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ओके, अब इन दोनों के कारण देख लेते हैं। इस +1 ने इस +1 के ऊपर इधर फोर्स लगाया, इस +1 ने इस +1 के ऊपर इधर फोर्स लगाया, ये दोनों फोर्स भी बराबर हैं। क्यों बराबर है कि Q1 Q2, यहाँ पर भी Q1 Q2 बराबर है, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ये भी होगी, तो दूरी भी बराबर है। तो जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स कितना बचेगा यहाँ पर, नेट फोर्स वो होगा 0। ओके स्टूडेंट्स।